नमस्कार। आप देख रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इतिहास का संबंध किन बातों से होता है? इतिहास का संबंध अतीत और उसमें पाए गए परिवर्तनों से होता है। जेम्स रेनेले को भारत का नक्शा तैयार करने का कार्य किसने सौंपा था? तो जेम्स रेनेले को भारत का नक्शा तैयार करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा था। जेम्स रेनेले द्वारा पहला नक्शा कब तैयार किया गया? तो जेम्स रेनेले ने 1782 ईस्वी में पहला नक्शा तैयार किया था। जेम्स रेनेले किस देश का था? तो जेम्स रेनेले इंग्लैंड या ब्रिटेन के थे। रेनेले के अनुसार भारत के नक्शे को तैयार करना किसके लिए जरूरी था? तो रेनेले के अनुसार भारत का नक्शा तैयार करने के लिए वह व्यापार के बढ़ाने के लिए जरूरी था। चित्र में ब्रिटेनिया किसका प्रतीक है? तो ब्रिटेनिया ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। आधुनिक इतिहास में किन बातों का अध्ययन किया जाता है? तो आधुनिक इतिहास में शहर, बाजार, संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। नए इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नए इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के जीवन को समझना है। पुराने विज्ञापनों से हमें क्या समझने में मदद मिलती है? तो पुराने विज्ञापन से हमें नए उत्पाद, बाजार की तैयारी को समझने में मदद मिलती है। पुराने विज्ञापन किस चीज़ की ओर संकेत करते हैं? तो पुराने विज्ञापन नई रुचियों और चलनों की ओर संकेत करते हैं। लिप्टन चाय का विज्ञापन किस वर्ष तैयार हुआ था? तो लिप्टन चाय का विज्ञापन 1922 में तैयार हुआ था। 1922 लिप्टन चाय का विज्ञापन में क्या दर्शाया गया है? तो यह लिप्टन चाय दुनिया के शाही लोग पीते थे। राजकुमार ऑर्थर कौन थे? राजकुमार ऑर्थर रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा था। राजकुमार ऑर्थर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत का इतिहास किस आधार पर लिखा? तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत का इतिहास गवर्नर जनरलों के शासन के आधार पर लिखा था। ब्रिटिश इतिहास की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो ब्रिटिश इतिहास की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स से मानी जाती है। ब्रिटिश इतिहास का अंत किससे जुड़ा था? तो ब्रिटिश इतिहास का अंत लॉर्ड माउंटबेटन से जुड़ा था। ब्रिटिश इतिहास की किताबों में तिथियों का महत्व किस आधार पर तय होता था? तो ब्रिटिश इतिहास में किताब में तिथियों का महत्व अधिकारियों की गतिविधियों और नीतियों के अनुसार तय होता था। गवर्नर जनरलों के इतिहास में किसकी गतिविधियों को अनदेखी की गई है? तो भारतीय समाज और वर्गों की अनदेखी की गई है। इतिहास के अध्ययनों में बांटने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इतिहास को अध्यायों में बांटने का उद्देश्य
कहानी को समझने और याद रखने में आसानी के लिए बांटा गया है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ए ब्रिटिश ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है। ए ब्रिटिश ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब लिखा गया है? तो यह 1817 में लिखा गया था जेम्स मिल के द्वारा। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने काल में बांटा है? तो यह जेम्स मिल ने इतिहास को 3 कालों में बांटा था। जेम्स मिल के अनुसार भारतीय इतिहास के 3 कालखंड कौन थे? तो वह हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था। जेम्स मिल किस देश के निवासी थे? जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी थे। इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने का उद्देश्य क्या था? इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने का उद्देश्य किसी दौर की खासियतों और केंद्रीय तत्वों को समझना था। कालखंडों को बांटने में उपयोग किए जाने वाले शब्द क्या दर्शाते हैं? तो कालखंडों में बांटने में उपयोग किए जाने वाले शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। जेम्स मिल का मानना था कि एशियाई समाज किस मामले में यूरोप से पीछे हैं? तो जेम्स मिल का मानना था कि एशियाई समाज और भारत के लोग सभ्यता के मामले में पीछे हैं। जेम्स मिल के अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले भारत में किसका शासन था? तो अंग्रेजों के आने से पहले जेम्स मिल के अनुसार हिंदू, मुसलमानों और तानाशाहों का शासन भारत में होता था। जेम्स मिल की दृष्टि में भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? तो जेम्स मिल की दृष्टि में भारतीय समाज की स्थिति धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वासों से घिरा हुआ था। जेम्स मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को किस राह पर ले जा सकता था? तो जेम्स मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। जेम्स मिल के अनुसार भारत में क्या लागू किया जाना चाहिए था? तो जेम्स मिल के अनुसार भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानून को लागू किया जाना चाहिए था, जिससे यहाँ के लोग सभ्य हो सके। ये जेम्स मिल का मान्यता था। जेम्स मिल ने अंग्रेजों को क्या सुझाव दिया? तो जेम्स मिल ने अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा करने का सुझाव दिया था। जेम्स मिल के अनुसार अंग्रेजों की मदद के बिना भारत कैसा था? तो अंग्रेजों के मदद के बिना भारत का प्रगति नहीं कर सकता था। ये जेम्स मिल का कथन था। अंग्रेजी शासन को किसका प्रतीक माना गया? तो अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। अंग्रेजी शासन से पहले के काल को जेम्स मिल ने कैसे बताया? तो अंग्रेजी शासन से पहले जेम्स मिल ने इसे अंधकार का दौर बताया था। भारतीय इतिहास को इतिहासकार सामान्यतः किन 3 कालखंडों में बांटा है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालखंड में बांटा था, जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में बांटा गया है। पश्चिम में आधुनिक काल को किस युग के रूप में देखा गया है? तो पश्चिम यानी कि यूरोपीय देश में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र,
समानता और विकास के युग के रूप में देखा जाता है। कई इतिहासकार अंग्रेजी शासन के काल को किस नाम से पुकारते थे? तो अंग्रेजी शासन को औपनिवेशिक काल के या औपनिवेशिक युग के नाम से पुकारते थे। अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन कैसे स्थापित किया? अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन नवाबों, राजाओं को दबाकर स्थापित किया था और यह स्थापित करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे। अंग्रेजों ने शासन स्थापित करने के बाद किस पर नियंत्रण किया? तो अंग्रेजों ने शासन स्थापित करने के बाद अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण किया था। अंग्रेजों ने अपने खर्च पूरे करने के लिए क्या किया? तो अंग्रेजों ने अपने खर्च को पूरा करने के लिए राजस्व वसूलना शुरू किया था। अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें कैसे खरीदी? तो अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की चीज़ों सस्ते दामों पर खरीदी थी। अंग्रेजों ने निर्यात के लिए क्या कराया? तो अंग्रेजों ने निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराना शुरू किया था। ब्रिटिश शासन के कारण समाज में किस प्रकार के बदलाव आए? तो ब्रिटिश शासन के कारण समाज में जो बदलाव आए थे वह मूल्य मान्यताओं, रीति रिवाजों, पसंद नापसंद में बदलाव आए थे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जब एक देश दूसरे देश को दबाते हैं और उस पर अपनी मर्जी थोपते हैं उसे औपनिवेशीकरण के नाम से जानते हैं। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में कौन से पहलू प्रभावित होते थे? तो औपनिवेशीकरण में एक देश दूसरे देश को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप पर दबाते थे। सन 1946 में भारत में कौन सी सेना में सिपाहियों ने बगावत की? तो 1946 में भारत की सेना जो है वह शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की थी। भारत की औपनिवेशिक सरकार 1946 में क्या करने का प्रयास कर रही थी? तो नौसैनिक बगावत को कुचलने का प्रयास औपनिवेशिक सरकार या अंग्रेज सरकार 1946 में कर रही थी। बम्बई से भेजी गई रिपोर्ट में क्या बताया गया था? तो बम्बई से भेजी गई रिपोर्ट में सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा करेगी ये बताया गया था। कराची से मिली रिपोर्ट के अनुसार कितने विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया? तो कराची से मिली गई रिपोर्ट के अनुसार 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया था। कराची में किन्हीं सैनिक निगरानी में रखा गया था? तो कराची में जो सैनिक निगरानी में रखा गया था वो सारे दफ्तरों को निगरानी में रखा जाता था। विशाखापट्टनम की स्थिति रिपोर्ट में क्या बताया गया था? तो विशाखापट्टनम की स्थिति रिपोर्ट में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है ये बताया गया था। विशाखापट्टनम में किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? तो विशाखापट्टनम में जहाज़ों, प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए थे। रिपोर्ट में किस एक संभावना की ओर संकेत किया था?
तो रिपोर्ट में कुछ सिपाही काम पर न आए, यह संकेत किया गया था। इन रिपोर्ट में कौन सा विभाग प्राप्त कर रहा था? तो यह इन रिपोर्ट में गृह विभाग के बारे में विभाग प्राप्त कर रहा था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए किन संस्थाओं की स्थापना की गई? तो महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय बनाया गया था। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासनिक शाखाओं के बीच क्या भेजा जाता था? तो 19वीं सदी में प्रशासनिक शाखाओं को पत्र और ज्ञापन भेजे जाते थे। अभिलेखागारों में कौन से दस्तावेज के देख-रेख किए जा सकते थे? तो अभिलेखागारों में जिलाधिकारियों की रिपोर्ट और उच्च अधिकारियों के निर्देश को दस्तावेज को रखे जाते थे, देख-रेख किए जाते थे। 19वीं सदी की शुरुआती वर्षों में दस्तावेजों को किस प्रकार से देखभाल की जाती थी? तो 19वीं सदी के शुरुआत में दस्तावेजों की देखभाल सावधानीपूर्वक की जाती थी और उसे नकल बनाकर रखी जाती थी, और नकल बनाने वाले को नकलबीस या लिपिक के नाम से जानते हैं। खुशनवीस या सुलेखनवीस किसे कहा जाता है? दोस्तों, लिपिक, खुशनवीस, सुलेखनवीस उसी को कहते हैं। सुंदर लिखावट और दस्तावेजों को लिखने वाले लोगों को कहते हैं। जो नकलबीस होते थे, नकलबीस को ही खुशनवीस, सुलेखनवीस या लिपिक के नाम से जानते थे, और इनका काम था दस्तावेजों की नकल बनाना। 19वीं सदी के मध्य तक कौन सी तकनीक फैलने लगी? तो 19वीं सदी के मध्य तक छपाई की तकनीक फैलने लगी। छपाई तकनीक के फैलने से क्या हुआ? तो छपाई तकनीक के फैलने से सरकारी दस्तावेजों की कई प्रतियां बनने लगी। औपनिवेशिक शासन में किसका महत्व बढ़ता गया? औपनिवेशिक शासन में सर्वेक्षण का महत्व बढ़ता गया था। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता कैसी थी? तो अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची और निर्दयी होते थे। दोस्तों, हमारा यह चैप्टर क्लास 8 का प्रथम चैप्टर समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।